हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग अपना जो जीएस में पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित जो चैप्टर है उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से रिलेटेड बात हो रही है, तो सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि ये कैसे अस्तित्व में आए। ठीक है, तो संविधान सभा के जो सलाहकार थे हमारे, कौन थे संविधान सभा के सलाहकार? वो थे BN राव। ठीक है, BN राव थे, सर BN राव पूरा नाम कह सकते हो आप। तो उन्होंने एक सलाह दी थी, उन्होंने कहा था कि जो व्यक्तियों को व्यक्तिगत अधिकार या फिर जो मौलिक अधिकार प्राप्त हो रहे हैं वो दो तरीके से प्राप्त होने चाहिए। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइडेड होने चाहिए वो। पहले तो न्यायोचित होने चाहिए, यानी कि जो कि न्यायालय में प्रवर्तनीय हो। ठीक है, दूसरे जो होंगे वो राज्य द्वारा धीरे धीरे उनको क्या किया जाएगा, जो राज्य सरकार है धीरे धीरे उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, या फिर आप उसे दूसरी लैंग्वेज में गैर न्यायोचित कह सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से दो पार्ट में उनको डिवाइड करने के लिए कहा गया था और उनकी इस सलाह पर कार्य हुआ और उनको उसी तरीके से इसमें संविधान में जोड़ा गया। तो जो न्यायोचित हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं इससे पहले, वो है हमारे फंडामेंटल राइट। ठीक है, जिनको भाग 3 में जोड़ा गया है, वो आपके फंडामेंटल राइट है जो न्यायोचित है। दूसरे जो जोड़े गए हैं यानी कि भाग 4 में, वो हैं आपके क्या, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी कि DPSP। ठीक है, ये गैर न्यायोचित है। ठीक है, ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है और यही इन दोनों में सबसे ज़्यादा अंतर है। क्वेश्चन भी यही बन के आता है कि क्या हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो मौलिक अधिकारों के समान है? तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं है वो उसके समान। ठीक है, क्योंकि वो न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। ये चीज़ इसके बारे में थी। और कुछ एक चीज़ें हैं जो कि कहाँ से इनको लिया गया है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। इसमें स्टार्ट करते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते क्या हैं। ठीक है, तो देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में शामिल वे तत्व हैं जिनका उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की, इसके साथ ही आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित करना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है गाइज, यहाँ से कई बार प्रश्न बना है और ये लोक कल्याणकारी राज्य वाला तो कई बार बना हुआ है। ठीक है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए राज्य नीतियों एवं कानूनों को बनाते समय इन तत्वों को ध्यान में रखता है, ऐसा प्रावधान है आपका आर्टिकल 37 में। सॉरी, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते क्या हैं, ये चीज़ आपको पता चल गई है। इसके बाद इसके अलावा अगर आप अपने विचारों को कुछ देखें तो हमें ये क्या बताते हैं, क्या इनका अस्तित्व है हमारे संविधान में। तो देखिए, प्रस्तावना में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जैसे कि समाजवादी हुआ है ना, ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जिनको विस्तृत रूप से हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो उनको विस्तृत रूप से उनका वर्णन करते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो ये कह सकते हो कि ये प्रस्तावना के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने वाला एक भाग है हमारे संविधान का। इसके अलावा ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये जो जनता को सरकार का मूल्यांकन करने के लिए जो है यानी कि सरकार का मूल्यांकन करने का आधार प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी राज्य सरकार जो है वो नियम और कानून बनाती है तो इनको ध्यान में रखते हुए कानून बनाने चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आर्टिकल 37 में लिखी हुई है, मैंने अभी आपको बता दिया है। अगर आर्टिकल 36 की बात करें, क्योंकि आपको पता है 36 से 51 तक जो है हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, तो 36 में क्या ले रखा है, राज्य की परिभाषा दी गई है, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरीके से दी गई है जैसे फंडामेंटल राइट में है। ठीक है, तो राज्य का अर्थ माना जाएगा उसमें। इसके अलावा इनको लिया कहाँ से गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में इनको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगर प्रश्न आता है कि आयरलैंड के संविधान में कहाँ से लिया गया है, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, स्पेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, स्पेन से आयरलैंड लिया और आयरलैंड से हमने लिया। ओके, नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, ये गैर न्यायोचित है, यानी कि अवाद्य योग्य है, न्याय योग्य नहीं है। ये मतलब इसका ये है कि इनको न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, कराया जा सकता है। ठीक है, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट हैं, अगर उनका हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, और हाई कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल 226 के तहत। लेकिन यहाँ ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, यहाँ आपको कोई ऐसा अधिकार नहीं दिया गया है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हो इनको लागू करवाने के लिए। ठीक है, तो यही एक अंतर है उसमें।
मेजर डिफरेंस अगर पूछा जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट में तो यही है सबसे बड़ा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। अब इसके बाद हम इनको देख लेते हैं कि ये हैं कौन से, जैसा कि अभी आपको बताया 36 से 51 तक है, तो 36-37 में क्या है ये जान लिया है, भाग 4 में है। और अब 38 से ये स्टार्ट होते हैं। जो हमारे राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब 3 भाग कौन से हैं, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। ठीक है, तो जो समाजवादी मतलब कि जो समाजवादी विचारधारा को, वादी का मतलब होता है विचारधारा, समाजवादी विचारधारा वाले जो हैं वो इस पार्ट में है, और गांधीवादी विचारधारा वाले जो हैं वो इस पार्ट में है, और इसके अलावा उदारवादी विचारधारा वाले जो हैं वो यहाँ तीसरे पार्ट में यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए फिर भी एक बार यहाँ पर डिफाइन किया गया है छोटे से रूप में, समाजवादी विचारधारा पर आधारित, यानी कि ये समाजवादी राज्य की कल्पना को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सबको साथ में लेकर चलना, तथा इनका लक्ष्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो अगर प्रश्न अलग से बन जाए तो ये आंसर आप कर सकते हो, वैसे आई डोंट थिंक कि इस फैक्ट से क्वेश्चन नहीं बनेगा। आर्टिकल 38 में दे रखा है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना व आय, प्रतिष्ठा व अवसरों आदि की असमानता समाप्त करना। ठीक है, देखिए ये तो आपको डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे, यहाँ ऐसा कुछ समझने वाला नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स में जितना पूछा जाएगा उतना ही हमें यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद है आर्टिकल 39 क, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना। हमारे संविधान में ये प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 39 क जो है उसमें जितने भी गरीब लोग हैं उनको जो विधि से रिलेटेड मुफ्त में सहायता पाने का अधिकार है। इसके बाद 39 में ही एक प्रावधान ये भी है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, यानी कि अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हो, मान लीजिए कि कोई कार्य किया जा रहा है, मैं कर रही हूँ या दूसरा भी कोई और पर्सन कर रहा है, हमारी कास्ट सेम नहीं है या फिर हमारा धर्म सेम नहीं है, इस आधार पर आप हमारी सैलरी को कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हो। एक दूसरे की सैलरी सेम ही रहेगी क्योंकि हमारा काम सेम है। ठीक है, तो काम से के आधार पर समान वेतन दिया जाएगा, और फिर चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, ठीक है, दोनों को सेम ही दिया जाएगा क्योंकि काम समान है। उसके अलावा बच्चों का स्वस्थ विकास, ठीक है, बच्चों के स्वस्थ विकास का जो है प्रावधान किस में किया गया है, आर्टिकल 39 में ही किया गया है। स्वस्थ विकास के लिए अवसर उपलब्ध कराना राज्य सरकार का दायित्व होगा, तो ये भी 39 यानी 39 में कई सारे प्रावधान हैं, तो वो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वही बताए गए हैं। ओके, उसके बाद आता है आर्टिकल 41। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे 40 क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया पहले ही पार्ट में अलग अलग। ओके, तो आर्टिकल 41 में क्या है, काम, शिक्षा, बीमारी, बुढ़ापा के दौरान लोक सहायता आदि पाने का अधिकार। ठीक है, तो अगर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं तो उनमें लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। इसके बाद काम पाने का अधिकार होगा, बेरोजगारी के समय में या फिर ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं तो काम पाने का पूरा अधिकार है। आर्टिकल 42 में काम के लिए न्याय संगत व मानव के लिए उचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। देखिए इनको आप लिंक करके अगर आप याद करेंगे तो डेफिनेटली आपको जल्दी याद हो जाएंगी। आर्टिकल 41 में दे रखा है कि आपको काम पाने का अधिकार है। 42 में जब आप काम पाएंगे तो डेफिनेटली आपको वहाँ पर अच्छा माहौल भी चाहिए, है ना, अपने अकॉर्डिंग आपको माहौल भी चाहिए। अब ऐसा नहीं आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपको सैलरी नहीं दी जा रही है, ये सारी चीज़ें होंगी तो गलत होगा। तो 42 में ये कहा गया है कि वहाँ पर न्याय संगत मानव के लिए उचित दशाओं, यानी कि वहाँ पर जो माहौल है वो सही होना चाहिए, तो ये भी एक मानव का अधिकार है आर्टिकल 42 में। ठीक है, इसके बाद आते हैं गांधीवादी पर, वो यहाँ जानेंगे हम। गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित जो कुछ दे रखे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल से कौन से हैं ये जानते हैं। ये गांधी जी के विचारों पर आधारित हैं। ये राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा पुनर्स्थापित योजनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन से शामिल है, सबसे पहले 40 जो है आर्टिकल 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, बहुत बार पूछा गया है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन करना। आर्टिकल 43 में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, बहुत बार पूछा गया है। 43A की अगर बात करते हैं तो उद्योगों में श्रमिक की सुरक्षित भागीदारी।
ठीक है, इसका प्रावधान आर्टिकल 43A में किया गया है। इसके अलावा आर्टिकल 43B में सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन को बढ़ावा देना। देखिए, अब आप ये सोच रहे होंगे A B क्यों लिखे हुए हैं, मैं बताऊंगी बाद में कि किस किस संविधान संशोधन के द्वारा इनको जोड़ा गया है। ठीक है, तो वो जानना भी जरूरी है, वो हम एक साथ कवर कर लेंगे। इसके बाद आर्टिकल 46 में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों को प्रोत्साहन देना। आर्टिकल 47 में नशीली दवाओं तथा शराब आदि का प्रतिबंध है। आर्टिकल 48 में पशु बलि पर रोक। ठीक है, 48 में क्या कहा गया है कि पशु बलि पर रोक होगी। और पशु बलि मतलब किस तरीके के पशु बलि, वैसे यहाँ पर एक संविधान में मेंशन भी किया गया है अच्छे तरीके से कि गाय, बछड़ा और अन्य दुधारू पशु जो होते हैं, यानी कि जिनसे दूध प्राप्त होता है, उन पशुओं पर जो है उनकी बलि पर रोक है और उनकी नस्लों में जो है सुधार के लिए प्रोत्साहन करना भी यह एक राज्य का दायित्व होगा। ठीक है, आर्टिकल 48 में ऐसा मेंशन किया गया है। ओके, नेक्स्ट आते हैं उदारवादी। ठीक है, उदार बौद्धिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें है आर्टिकल 44, जिसमें समान नागरिक संहिता। वर्तमान में सिर्फ गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है, केवल एक ही राज्य में, वह है गोवा, याद रखिएगा इसको भी। आर्टिकल 45 में बचपन देखभाल व 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना ये दायित्व होगा। 86 में संविधान संशोधन अधिनियम 2002 है, यहाँ पर सॉरी गाइस 2020 हो गया है गलती से, 2002 द्वारा निःशुल्क शिक्षा को अनुच्छेद 21 क के तहत मूल अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। इसकी विषय वस्तु पर थोड़ा सा चेंज किया गया इस संविधान संशोधन के द्वारा और इसको मूल अधिकार बना दिया गया। आर्टिकल 48 की बात करते हैं, इसमें कृषि एवं पशुपालन में वैज्ञानिक प्रणाली। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट जो दे रखा है वो है आपका वैज्ञानिक प्रणाली से कार्य करना, मतलब ये इसमें एक राज्य का दायित्व होगा। 48A में क्या दे रखा है, पर्यावरण वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, वन्य जीवों की रक्षा करना। आर्टिकल 48A में इसका प्रावधान है। आर्टिकल 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण। ठीक है, 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक करना, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये आपका 51 में दिया है। अब हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर संविधान संशोधन के माध्यम से कौन कौन से आर्टिकल जोड़े गए हैं। ठीक है, तो देखिए मैं संविधान संशोधन बताऊंगी, उसके बाद कौन से जोड़े गए थे इसके माध्यम से ये बताएंगे। सबसे पहला हमारा जो एक मेन है संशोधन वो है आर्टिकल 42 1976 में जो हुआ था। इसके द्वारा कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए हैं वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले एक तो हुआ था आपका, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि बच्चों का स्वस्थ विकास। ठीक है, उनको स्वस्थ विकास के अवसर को सुरक्षित रखना, ये जो है आपका 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। इसके अलावा सामान्य न्याय को या फिर गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, यह भी किसके द्वारा जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, ये चीज़ आप अलग से मेंशन कर सकते हो, यहाँ पर मेंशन नहीं की गई लेकिन मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को। इसके अलावा क्या जोड़ा गया था, अभी मैंने आपको बताया आर्टिकल 43A, जिसमें उद्योगों में श्रमिकों की सुरक्षित भागीदारी, इसको भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा ही जोड़ा गया था। इसके साथ ही 48A जो है आपका, यानी कि जिसमें प्रावधान है कि पर्यावरण वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण, इसको जोड़ा गया था 42 अमेंडमेंट 1976। ठीक है, अब 4 जोड़े गए थे, वो कौन से 4 थे मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, एक हुआ था 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। ठीक है, उसके तहत तो वैसे यहाँ पर वो चीज़ मेंशन नहीं की गई है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि उसके तहत क्या जोड़ा गया था। ठीक है, 38 में एक प्रावधान में जोड़ दिया गया था अलग से कि आय और प्रतिष्ठा की जो सुविधाएं हैं उनके समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, उनमें कोई असमानता नहीं रखी जाएगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी के भी बीच में। ठीक है, आय और प्रतिष्ठा में, इनकम में। चलिए, ये क्लियर हो गया।
इसके अलावा एक संविधान संशोधन 86वां हुआ था, वो यहाँ पर मेंशन कर ही दिया है, यहाँ पर 2000 आएगा, ये चीज़ याद रखिएगा बस, 2002। ठीक है, एक और संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, क्या होना तो चाहिए था। हुआ है, हुआ क्यों नहीं है, कहाँ पर गया वो, मेरे को दिख नहीं रहा। सीरा 43B, ठीक है, सॉरी मैंने इसको काट दिया। ये हुआ था आपका 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। बहुत इंपॉर्टेंट है। सहकारी समितियों का गठन जो है, सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन को बढ़ावा देना, इसको जोड़ा गया था 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। तो कौन से अमेंडमेंट हुए थे और कौन से आर्टिकल उनके द्वारा जोड़े गए थे, ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। इसके बाद नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में बहुत से संविधान विशेषज्ञ जो है उन्होंने अपने अपने विचार प्रकट किए थे, वो एक दो जान लेते, क्योंकि फैक्ट के रूप में कई बार पूछ ले जाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, यानी कि इनको कोई न्यायोचित ढंग से इनको लागू नहीं किया जा सकता है, जब मनाए तब इनको लागू कर सकते हैं। तो ये चीज़ KT शाह ने कही थी। निदेशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति के माध्यम है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने ऐसा कहा था। निदेशक तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है, यह चीज़ BN राव ने कही थी, संविधान के सलाहकार जो थे। तीनों फैक्ट प्लीज़ याद रखिएगा। संविधान में जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, इनकी कई लोगों ने आलोचनाएं भी की हैं। जो एक महत्वपूर्ण आधार है, जो मुख्य आधार है जिसके आधार पर आलोचना की जाती है, वो ये है कि ये संविधान में न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कि इनको लागू नहीं किया जा सकता है, मनमाने ढंग से इनको लागू किया जाता है। तो इस वजह से काफ़ी सारे विशेषज्ञों ने इसकी आलोचना भी की थी, और कहीं ना कहीं तक मुझे भी लगता है कि ये आलोचना सही भी है, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं। कोई बात नहीं, संविधान में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि रियलिटी में नहीं इम्प्लीमेंट हो रही हैं, है ना। अभी इसका तो ये है कि ये प्रवर्तनीय नहीं है, जो चीज़ें प्रवर्तनीय है न्यायालय में वही कौन सी लागू हो पा रही हैं अच्छे तरीके से। खैर कोई बात नहीं, वो एक साइड की चीज़ है। फिलहाल आपका ये जो चैप्टर है पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हैं, फंडामेंटल राइट डल चुके हैं, संविधान का निर्माण, प्रस्तावना, ये सारे चैप्टर मैंने समझा दिए हैं बहुत अच्छे तरीके से। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाए हैं, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझाए हैं। तो आप लोग इतना ही पढ़िए जितना प्रीलिम्स में आने वाला है, ठीक है। एक्स्ट्रा पढ़ के जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। आप अपने सोर्स से अपने तरीके से भी पढ़ते रहिए, बाकी आप रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच। और अगर आपको PDF की नीड है, वो चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, वैसे साइट पर कोर्स चल रहा है, साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप लोग इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके सारी जानकारी उपलब्ध कर सकते हो, ठीक है। हम आपको सारी जानकारी देंगे, हमारा कार्य है वो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए। हाल बहुत बुरा है यहाँ पे, यहाँ पे क्या हर जगह पर बुरा हाल है। ठीक है, थैंक यू सो मच।